सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था लास्ट लेक्चर में ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन कि जो हमारा निर्विघ्न क्वालिटी सॉल्यूशन नाम का जो चैनल है उसमें हम आईएमएस से रिलेटेड जो भी हमारी चीज़ें हैं उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। सो उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सेशन था, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, जो फर्स्ट सेशन होने वाला है वो हमारा होने वाला है रिगार्डिंग साइट राउंड। तो जब भी हम किसी कंपनी में जाते हैं तो सबसे पहले जो ऑडिट का पार्ट होता है, जब भी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट की हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट फेज जो होता है वो होता है साइट राउंड। सो ड्यूरिंग साइट राउंड किस किस तरीके की चीजें देखी जाती है, क्या क्या चीजें देखी जाती है, किस चीजों को देखकर नॉन कन्फर्मिटी आ सकती है या किन चीजों में इश्यू आ सकता है, उसका एक ओवरव्यू हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, ताकि जब भी आपके यहाँ पर कोई ऑडिटर्स आते हैं और जब भी साइट राउंड पर जाते हैं तो किस किस तरीके के नॉन कन्फर्मिटी निकाल सकते हैं ये आप पहले से जान सकें, उसके बारे में ऑलरेडी आप अवेयर हो सके, ताकि आप आने वाली एनसी को रोक सके। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा साइट राउंड में हम स्टार्ट करते हैं आउटसाइड पेरीफेरी राउंड। सो साइट राउंड का मीन्स होता है आउटसाइड पेरीफेरी राउंड। पेरीफेरी राउंड मीन्स मतलब हम कंपनी के इनसाइड एरिया में कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं मेन गेट से, और मेन गेट से जो थ्रू आउट बाउंड्री है उसका एक थ्रू आउट रिव्यू करने वाले हैं। जो भी वहां पर चीजें हैं, इंस्टॉलेशन है, सर्विसेज हैं, वो सभी चीजें देखने वाले हैं। बट इनसाइड प्रेमिसाइज से इनसाइड द बिल्डिंग हम नहीं आने वाले हैं ड्यूरिंग साइट फेज साइट टूर। ओनली हम सिर्फ पेरीफेरी को ही कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम मेन गेट से स्टार्ट करते हैं। तो मेन गेट पर सबसे पहले हम देखते हैं इस पॉलिसी कम्युनिकेटेड एंड अंडरस्टैंड टू ऑल, मतलब कि जो भी आपकी पॉलिसी है रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम वो आपने कम्युनिकेट की हुई है या नहीं की हुई है पब्लिकली। तो पब्लिकली आप किसी भी चीज को बताने के लिए आप जो भी आपकी पॉलिसी है उसको गेट के बाहर पर डिस्प्ले करेंगे, मेन गेट के बाहर, ताकि वो आपके लिए भी अंडरस्टैंडेबल हो और आपके यहाँ पर जो भी कस्टमर, सप्लायर्स या जो भी अदर पार्टीज आती हैं उन सभी को वो व्यूएबल हो। तो इस तरीके से हम पॉलिसी को देखते हैं सबसे पहले। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देखते हैं कंसेंट बोर्ड। सबसे पहले आपने एमपीसीबीसी, अगर आप मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हैं तो आपके पास एमपीपीसीबी का कुछ कंसेंट हो सकता है। उस कंसेंट के रिस्पेक्ट में आपके पास कुछ डाटा होगा रिगार्डिंग आपका एयर पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, हजार्डस वेस्ट, नॉन हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड डाटा हो सकता है, जिसे हम आइडेंटिफाइड करते हैं एंड जिसे हम देखते हैं ड्यूरिंग साइट राउंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, कंसेंट बोर्ड में, जिसमें आपके पास कंसेंट नंबर अपडेटेड होना चाहिए और कंसेंट कब तक वैलिड है उसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जो भी आपके कंसेंट में स्टोरेज आइटम है हजार्डस वेस्ट का, उसका कितना स्टोरेज आपके पास एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ है, क्या आपकी लिमिट आपके पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आपको सेट करके दी है एंड कितना आप उसे डिस्पोज कर चुके हैं, उस सभी का एक प्रॉपर डाटा होना चाहिए। अदर देन दिस आपके पास एक ई कॉली रिजल्ट भी आइडेंटिफाइड होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मेन गेट पर हम देखते हैं कि आपके पास मेन गेट पर इमरजेंसी सायरन अवेलेबल है या नहीं है, और अगर इमरजेंसी सायरन अवेलेबल है किसी भी इमरजेंसी को बताने के लिए तो वो सायरन ऑडिबल है या नहीं है। इसी तरीके से हम इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर भी हम देखते हैं कि आपका जो मेन ऑफिस एरिया है, मेन गेट है, वहां पर जो सिक्योरिटी रूम है वहां पर इमरजेंसी सायरन के अलावा इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर की कोई लिस्ट है या नहीं है। और लिस्ट में आप कोशिश करिए कि आपके पास लैंडलाइन नंबर हो, क्योंकि लैंडलाइन नंबर इजी टू रिमेंबर है। मैक्सिमम 6 लेटर मिनिमम 3 लेटर का एक नंबर हो सकता है जिसे इजी टू रिमेंबर, आसानी से याद किया जा सकता है। इसके अलावा आपके पास अगर कोई मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो, आपके पास 1 या 2 ही इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हो, अदरवाइज मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर के केस में ये चीज़ें कंफ्यूजिंग हो सकती है। इसके अलावा आप सिक्योरिटी गेट पर फर्स्ट एड किट को आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी गेट पर जो भी सिक्योरिटी पर्सन है उसके पास फर्स्ट एड किट अवेलेबल है या नहीं है। अगर कुछ एचओसी वगैरह है तो वहां पर कुछ क्वारंटाइन रूम है या नहीं है। इन केस इमरजेंसी कुछ होता है तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए आप किस तरीके से सुविधाएं देने वाले हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट करने वाले हैं, तो उसके लिए क्वारंटाइन रूम या नर्सिंग स्टाफ कुछ प्रोवाइड किया हुआ है या नहीं है। इसके अलावा इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का नंबर सिक्योरिटी रूम में हम वेरीफाई कर सकते हैं। इमरजेंसी टॉर्च अवेलेबल है या नहीं है वो हम देख सकते हैं।
फर्स्ट एडर का लिस्ट हम गेट एंट्री पर देख सकते हैं, फायर फाइटर का लिस्ट हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके फायर फाइटर, फर्स्ट एडर या इमरजेंसी रिस्पांस टीम के मेंबर है, उसका प्रेजेंस देखने के लिए हम एक रियल टाइम मॉनिटरिंग बोर्ड लगा सकते हैं, जिसमें आपके यहाँ पर जो भी टोटल मैन पावर है, लाइक एक दिन में आपके यहाँ पर ए शिफ्ट में कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर होगी, कुछ ऑन रोल मैन पावर होगी, कुछ विजिटर्स हो सकते हैं, कुछ फर्स्ट एडर हो सकते हैं, कुछ फायर फाइटर हो सकते हैं। तो जितने भी फायर फाइटर, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट वाले लोग हैं, उनका प्रेजेंस जानने के लिए हम एक रियल टाइम मॉनिटरिंग बोर्ड को अपडेट कर सकते हैं, जो कि मैनुअली डेली वाइज किसी भी सिक्योरिटी पर्सन के द्वारा अपडेट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हमारे पास सिक्योरिटी गेट पर कोई एंट्री रजिस्टर है, तो वहां पर विजिटर्स के लिए एंट्री का क्या सिस्टम है, हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं कि विजिटर को आप क्या क्या चीजें चेक करते हैं। एवन विजिटर्स आते हैं तो उसे आप कैसे इंस्ट्रक्ट करते हैं, आप कैसे उन्हें ईएचएस की रिक्वायरमेंट कम्युनिकेट करते हैं, वो सब हम मेन गेट पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर व्हीकल एंट्री, लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट भी उसी एरिया में सिक्योरिटी पॉइंट पर है, तो वहां पर हम व्हीकल एंट्री रजिस्टर चेक कर सकते हैं, जिसमें व्हीकल का पीयूसी सर्टिफिकेट की डिटेल्स होना चाहिए, व्हीकल के फिटनेस सर्टिफिकेट की डिटेल होना चाहिए, लाइसेंस नंबर, वैलिडिटी, इस तरीके की चीजें एक व्हीकल एंट्री रजिस्टर में होना चाहिए। सेम हम एम्बुलेंस जो भी आपके यूज होती है इन केस ऑफ इमरजेंसी, एम्बुलेंस का भी फिटनेस सर्टिफिकेट दे सकते हैं। एम्बुलेंस में आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि जो उसमें फर्स्ट एड किट है वो वैलिड हो। इसके अलावा जो भी उसके अंदर CO2 का सिलेंडर है, उसकी नीडल प्रॉपर वर्क कर रही हो, जो भी उसके इमरजेंसी सायरन्स हैं वो प्रॉपर वर्किंग में हो, ऑक्सीजन का लेवल बराबर हो। इसके अलावा ड्राइवर जो है कॉम्पिटेंट ड्राइवर हो। तो इस तरीके की चीजें हमें एम्बुलेंस में भी आइडेंटिफाइड करना है, और एम्बुलेंस का फिटनेस सर्टिफिकेट भी हमें चेक करना है। इसके अलावा हम स्टाफ बस का भी फिटनेस सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं। स्टाफ बस में हमारे पास इमरजेंसी नंबर, फर्स्ट एड किट, फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है या नहीं देख सकते हैं, इसका फिटनेस सर्टिफिकेट है, पीयूसी सर्टिफिकेट है, इस तरीके की चीजें हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। और इमरजेंसी एग्जिट का भी हम साइनेज कहाँ पर अवेलेबल है बस में, वो आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें एक मेन गेट पर हम देखते हैं। इसके अलावा जैसे ही हम गेट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही हमारे रोडवेज होते हैं या जो टर्न्स होते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं कि वहां पर आपने कुछ साइनेजेस वगैरह मेंशन कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं। अगर आपके पास कुछ असेंबली पॉइंट्स हैं, तो उस असेंबली पॉइंट का डायरेक्शन क्लियर है या नहीं है, जो लोग हैं वो उन चीजों से अवेयर हो कि अगर इन केस कुछ इमरजेंसी होती है तो वो असेंबली पॉइंट तक कैसे पहुंचेंगे। तो उसके लिए आपने कुछ प्रॉपर साइनेज वगैरह लगा रखे हैं या नहीं लगा रखे हैं, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं या देख सकते हैं। इसके अलावा हम सिक्योरिटी पर्सन से कुछ इंटरेक्शन भी कर सकते हैं ड्यूरिंग साइट राउंड, जिसमें इमरजेंसी रिस्पांस या इमरजेंसी सिचुएशन से रिलेटेड उसकी क्या क्या ट्रेनिंग्स हुई है, इसके उसमें हम मॉक ड्रिल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसमें वो हमें साउंड के बारे में बता सकता है कि इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए वो किस तरीके का साउंड या बीप का यूज करता है। वो सारी चीजें हम इंटरव्यू के दौरान देख सकते हैं। इसके अलावा HTP पर्सन भी हो सकते हैं कुछ वहां पर, जब हम प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे तो हम उनका भी इंटरव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही हम साइड व्यू पर आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हम जो भी हमारा शेड एरिया है वहां पर हम विद डायरेक्शन साइनेज देख सकते हैं, जो कि हवा का फ्लो बताता है कि किस दिशा में हवा बह रही है। अगर इन केस कुछ फायर होती है तो हम हमेशा हवा के विपरीत दिशा में भाग सके, ताकि आग आगे न बढ़ पाए और हम उस चीजों से दूर रहे। इसके अलावा डेंजरस स्पीड, डेंजरस बोर्ड, साइनेज बोर्ड अवेलेबल होना चाहिए। अगर कुछ व्हीकल का मूवमेंट है, फोर्कलिफ्ट का मूवमेंट है, तो वहां पर रोड पर साइन एज लगे होना चाहिए रिगार्डिंग स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट जनरली जो होती है फोर्कलिफ्ट के अराउंड 10 किलोमीटर पर आवर्स, और इससे बिलो होना चाहिए, इससे अबव नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट का चांस हो सकता है। इसके अलावा हम उसी रूट पर आगे बढ़ते हुए जब हम बात करते हैं पेरीफेरी में, तो पेरीफेरी में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं और वहां पर कुछ ड्रम्स वगैरह रखे हैं जिसमें कुछ ऑयल वगैरह हो सकता है या किसी अदर टाइप का केमिकल्स हो सकता है, तो कोशिश करें वो ओपन टू स्काई ना हो, शेडेड हो, प्रॉपरली कवर्ड हो, MSDS वहां पर उसका लगा हो, सेकेंडरी कंटेनमेंट अवेलेबल हो, और जो भी आपका हजार्डस वेस्ट या इस तरीके के कुछ ओपन ड्रम्स वगैरह जो पड़े हुए हैं वो प्रॉपर बैरिकेटेड हो। अगर कुछ टीन शेड वगैरह आपने लगाया है जो कि ग्रास एरिया में है, तो वहां पर प्रॉपर रोडेंट्स वगैरह लगे हो। इंसेक्ट किलर जनरली आप कैंटीन के केस में देखते हैं, तो उसके लिए हम आगे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा आप नेबर बाय इंडस्ट्री हजार्ड के बारे में देख सकते हैं। अगर आपके आसपास में कुछ इंडस्ट्री है
सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की इंडस्ट्री आपके आसपास है और उससे रिलेटेड क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं, उसे आपको आपके हीरा में आइडेंटिफाइड करना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम ट्रांसफॉर्मर यार्ड या जो आपका इलेक्ट्रिक यार्ड होता है, वहां पर जब हम पूछते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि वहां पर जो भी अर्थिंग रेजिस्टेंस पिट है, वहां पर रेजिस्टेंस का टेस्टिंग कब हुआ है, उसका डिस्प्ले बोर्ड लगा है या नहीं है। अगर वहां पर सिलिका जेल जो होता है एविडेंस के लिए, तो सिलिका जेल जो है वो आपका पिंक कैटेगरी में तो नहीं आया है, जनरली इसे ब्लू जोन में होना चाहिए एक्सेप्टेबल लिमिट के लिए। इसके अलावा जो भी ट्रांसफॉर्मर यार्ड है उसमें फेंसिंग का अर्थिंग हुआ है या नहीं है, उसका बीडीवी वैल्यू लास्ट कब चेक हुआ है, उसका प्रॉपर डिटेल है या नहीं है, ट्रांसफॉर्मर यार्ड में ऑयल टेस्टिंग कब हुआ है, इस तरीके की सारी डिटेल्स वहां पर डिस्प्ले होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं तो किसी भी तरीके का कोई प्लास्टिक ट्री प्लांटेशन वगैरह ट्रांसफॉर्मर एरिया में नहीं होना चाहिए, कुछ भी अनवांटेड सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ अर्थिंग बीट रेजिस्टेंस या उसके ट्रांसफॉर्मर या आर्ट के आसपास में कुछ चेंबर्स वगैरह हैं तो उसे प्रॉपरली हाईलाइट होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए विथ लाइक जेब्रा टेप, उस तरीके से होना चाहिए। इसके अलावा ये जो है ट्रांसफॉर्मर यार्ड हमारा मेन एनर्जी सोर्स होता है पावर के लिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का खतरा होता है। अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन यहाँ पर जाएगा तो हो सकता है उसे कुछ नुकसान हो जाए, तो उसके लिए आपको वहाँ पर प्रॉपर लॉकआउट टेक आउट करना है। लाइक आप प्रॉपर ऑथराइजेशन बोर्ड लगा सकते हैं कि किसकी एंट्री परमिशिबल है किसकी नहीं है, प्रॉपर लॉक वगैरह लगा सकते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिर हम जब साइड पेरीफेरी में आगे बढ़ते हैं तो हम डीजी सेट के पास पहुंचते हैं। तो डीजी सेट में हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका डीजी सेट है उसमें डीजी सेट में एयर का सैंपल लेने के लिए प्रॉपर लेडर वगैरह है या नहीं है। अगर कुछ हम इंस्पेक्शन करते हैं तो लेडर अवेलेबल होना चाहिए, लेडर के पास हैंड रेल्स अवेलेबल होना चाहिए, ये कोशिश करें जनरली हैंड रेल्स अवेलेबल हो। इसके अलावा चिमनी का जो स्टेक हाइट है वो हमें कंफर्म करना है कि जो भी कंसेंट हमारा है उसमें 3 मीटर 4 मीटर जो भी डिफाइन कर रखा है डीजी का स्टेक हाइट, उसी हिसाब से स्टेक हाइट मेंटेन किया गया हो। इसके अलावा डीजी सेट जो है हमारा पूरा एक्वास्टिक होना चाहिए, मतलब उसमें साउंड कोई भी सराउंडिंग में साउंड नहीं होना चाहिए। सो वहां पर नॉइस का मॉनिटरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, नॉइस मॉनिटरिंग के लिए कुछ आपने इंस्ट्रूमेंट डेसिबल मीटर वगैरह लगा रखा है या नहीं लगा रखा है, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट हम देख सकते हैं। उसका कैलिब्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है वो देख सकते हैं। डीजी सेट एरिया जो है वहां पर आपका प्रॉपर लक्स लेवल है या नहीं है, इस तरीके की चीजें हम साइट राउंड में आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं साइट राउंड में, सो हो सकता है कि आपके पास कुछ रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या बैटरी वेस्ट आपके पास हो सकता है। तो बैटरी वेस्ट आपने जो रखा है वो हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आता है, तो आपने उसको प्रॉपर आइडेंटिफाइड किया है या नहीं किया है, उसका प्रॉपर स्टेकिंग किया है या नहीं किया है, और उसका जो डिस्पोजल है और उसका आपका क्या प्लान है, आप किस अथराइज्ड वेंडर को वो चीज देने वाले हैं, इसका आपके पास पूरा प्रॉपर प्लान होना चाहिए। इसके अलावा जैसे हम आगे बढ़ते हैं सो कुछ एरिया में हो सकता है आपके पास में कुछ कंप्रेशर्स हो सकते हैं, प्रेशर वेसल्स हो सकते हैं, कुछ गैस सिलेंडर्स एयर रिसीवर्स वगैरह हो सकते हैं। सो आप कोशिश करिएगा कि जो भी आपके एयर प्रेशर वेसल्स होते हैं, कंप्रेशर होते हैं, एयर रिसीवर्स होते हैं, उनका जो हाइड्रो टेस्ट जब भी हुआ है और जो भी उसका एग्जामिनेशन डेट है एंड ड्यू डेट है वो प्रॉपरली वहां पर मेंटेन हो, मेंशन हो विथ आईडी नंबर। सो इजी टू डिटेक्ट होगा, वो वहां पर जब भी कोई जाएगा तो उसे पता होगा कि वो आइटम कब लास्ट टाइम चेक हुआ है और उससे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से नेक्स्ट कब चेक करवाना है। जनरली जो हाइड्रो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी है जनरली 2 ईयर हो सकती है और स्टेट वाइज इट में भी चेंजेस। उसके अलावा अगर हम आगे आते हैं और आगे जाने की बात करते हैं तो वहां पर कुछ आगे जाने पर हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल्स हमें दिख सकते हैं। सो हमें इंश्योर करना है जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल्स हम देख रहे हैं और उसके सामने की तरफ में प्रॉपर रबर मेट लगा हो, प्रॉपर रबर इंसुलेशन हो, ताकि किसी भी इमरजेंसी केस में करंट लगने की संभावना ना हो। इसके अलावा जब हम साइट राउंड कर रहे होते हैं तब हमें ये देखना है कि जो भी हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में प्रॉपर वेंटिलेशन अवेलेबल होना चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए कितनी विंडोज वगैरह लगी हुई है, ये सारी चीजें हमें देखना है। इन केस लाइक बारिश वगैरह होती है तो उस समय बिजली गिरती है तो उसके लिए लाइटिंग अरेस्टर वगैरह लगाए हुए हैं या नहीं लगाए हुए हैं, इस तरीके की चीजें हमें देखना है। फिर अब
जब साइट राउंड में विजिट करते हैं तो बहुत बार कुछ टेम्परेरी वर्क चल रहा होता है फैब्रिकेशन से रिलेटेड एंड प्रोजेक्ट वर्क रिलेटेड। सो हमें ये भी कंफर्म करना है कि वहां पर कोई कट वायर या कोई केबल वगैरह यूज ना हो रहा हो। इसके अलावा अगर हम गार्डन एरिया में वर्किंग कर रहे हैं तो वहां पर स्नेक बाइट से रिलेटेड इमरजेंसी हो सकता है, तो स्नेक बाइट से रिलेटेड इमरजेंसी को आइडेंटिफाइड किया है या नहीं किया है, कुछ इंस्ट्रक्शन वहां पर लिखे हैं या नहीं लिखे, इस तरीके से हम चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा जब हम एसटीपी एरिया में जाते हैं तो एसटीपी एरिया में हमें इंश्योर करना है कि वहां पर जाने के लिए प्रॉपर अप्रोच हो, अगर कुछ सीढ़ी वगैरह हो तो प्रॉपर स्टेयर केस हो, स्लज वगैरह डिस्पोजल करना है हमें कहीं तो उसका पूरा एरिया आइडेंटिफाइड हो, फैब्रिकेटेड स्टेयर केस होना चाहिए। इसके अलावा एसटीपी जो एरिया है हमारा, वहां पर जो भी हमारे केमिकल्स हैं उसका स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए, एमएसडीएस वहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। एमएसडीएस जनरली मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट होता है। अगर हमारे पास कोई हजारस मटेरियल है जिससे आंखों में जलन या किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है या जलन हो सकती है या वो ज्वलनशील हो सकता है तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। सो उसके लिए हम मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट वहाँ पर मेंटेन करते हैं। एसटीपी एरिया में आपको ये भी आइडेंटिफाइड करना है कि वहां पर जो भी केमिकल रखे हो उनकी कंपैटिबिलिटी क्या होती है। कंपैटिबिलिटी मींस एक दूसरे के साथ रखने पर वो कोई रिएक्शन तो नहीं करते हैं, तो आपको हजार्डस एंड नॉन हजार्डस केमिकल को अलग अलग रखना है। केमिकल डोजिंग के लिए जो आप यूज करते हैं वो अलग रखना है एंड प्रॉपर डिटेल एंड उसका लॉगबुक आपको मेंटेन करना है। दूसरा, कोशिश कीजिएगा कि जहां पर भी आपका केमिकल से रिलेटेड वर्क होता है, जनरली एसटीपी ईटीपी एरिया में हम कुछ केमिकल्स यूज करते हैं, तो वहां पर आपका आईवॉश एरिया हो, ताकि अगर किसी केस में अगर किसी जो बंदा वहां पर काम कर रहा है या जो मैन पावर काम कर रही है अगर इससे किसी वजह से आंखों में इरिटेशन होता है तो हाथों हाथ उसे ट्रीटमेंट मिल पाए या हाथों हाथ उसे आई वॉश की जा सके ताकि कोई हानि ना पहुंचे। इसके अलावा हम इंश्योर करते हैं कि जो लेडीज और जेंट्स हैं उनके लिए सेपरेट वॉशरूम अवेलेबल हो वर्कर कैटेगरी में जो भी है। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी में आपके पास कोई चौकीदार है या कोई भी सिक्योरिटी पर्सन है तो उसके पास अगर कोई गन है तो गनमैन के पास लाइसेंस होना चाहिए, कितनी बुलेट्स वो रख सकता है उसका परमिशन होना चाहिए। इसके अलावा जैसा मैंने बताया था कि केमिकल के केस में जितने भी केमिकल ड्रम्स वगैरह अगर कहीं रखे हुए हैं या कोई आपका केमिकल स्टोरेज एरिया है, एम्प्टी बैरल ड्रम एरिया है, तो वहाँ पर सेकेंडरी कंटेनर अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि जब भी आपका कोई टेम्परेरी वर्क चल रहा है, लाइक मेंटेनेंस रिलेटेड एक्टिविटी चलती है, प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटी चलती है, सिविल कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी चलती है, तो आपको इंश्योर करना है कि वहाँ पर कन्फाइंड स्पेस शुड भी अवेलेबल होना चाहिए, आपका कुछ वर्क परमिट सिस्टम हो, ताकि अगर वहाँ पर कुछ भी इमरजेंसी या कुछ एक्सीडेंट के चांस हो तो उसे पहले से ही एड्रेस किया जा सके। तो हम वर्क परमिट में उसे एड्रेस करें, बताएं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सके। एंड लोटो सिस्टम को भी हम फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी गैंगवेज हम साइड राउंड में दौरान हम चलते फिरते घूमते हुए देखते हैं, आप कोशिश कीजिए कि वो सभी क्लियर हो, उसमें कोई ऑब्स्टिकल ना हो। इसके अलावा अगर हम पेरिफेरी राउंड में जाते हैं तो कुछ फोर्कलिफ्ट हमें मूवमेंट करती दिख सकती है, तो फोर्कलिफ्ट का हम ये इंश्योर करें कि फोर्कलिफ्ट है उसका प्रॉपर टेस्टिंग हुआ हो, फोर्कलिफ्ट का सायरन वर्किंग में हो, फोर्कलिफ्ट का लोड टेस्ट का डिटेल उसमें डिस्प्ले हो, जो ड्राइवर हो वो कॉम्पिटेंट हो, उसका आगे पीछे का बीप साउंड बराबर वर्किंग कर रहा हो, इस तरीके के सिस्टम हम चेक करते हैं। इसके अलावा आपका जो भी गटर ड्रेनेज वगैरह सिस्टम है वो पूरी तरीके से आइडेंटिफाइड होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका पास फायर एजुकेशन प्लान होना चाहिए, फैक्ट्री का लेआउट होना चाहिए, उस फैक्ट्री लेआउट में आप कहाँ पर हैं, यू आर हियर मार्क अवेलेबल होना चाहिए। और इसकी एक कॉपी फैक्ट्री लेआउट की जो कॉपी है, एक मेन कॉपी जो है वो मेन गेट पर डिस्प्ले होना चाहिए। इसके अलावा प्रोसेस एरिया में और जहां भी आपको लगता है वहां आप डिस्प्ले कर सकते हैं। फायर हाइड्रेंट वगैरह आपके यहाँ पर अप्लीकेबल हो सकते हैं। अगर आपका प्रीमाइसेस बड़ा है तो फायर हाइड्रेंट के केस में आपको वैलिड करना है, चेक करना है कि आप कितना प्रेशर मेंटेन करते हैं। जनरली 5 से 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक प्रेशर मेंटेन किया जाता है। होज रील एरिया वहां पर कुछ कुछ हो सकती है, आप कोशिश कीजिएगा कि जहां पर भी आपके होज रील से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वहां पर अप्रोच क्लियर हो, कोई ऑब्स्टिकल नहीं हो। लाइक आपका पार्किंग एरिया है, वहां पर अगर फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, वहां पर अगर कोई कुछ ऑब्स्टिकल है तो वहां से वो फ्री हो। एसटीपी एरिया के पास हो सकता है। इसके अलावा वाटर टैंक अगर आपके पास है तो वो बहुत अच्छी बात है, उसका कैपेसिटी आपको पता होना चाहिए। सो इस तरीके से आपको सारी चीजें आइडेंटिफाइड
करना है। और फायर एग्जीक्यूशन के केस में, एसटीपी वाटर वगैरह के केस में हम देखते हैं जनरली वाटर फ्लोमीटर वगैरह हम यूज करते हैं एसटीपी एरिया में, एटीपी एरिया में। सो जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह आप ड्यूरिंग साइट विजिट देखते हैं उस सभी पर कैलिब्रेशन डेट, उसका ड्यू डेट मेंशन होना चाहिए, उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। सबसे मेन फोकस जो है वो आपका आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी के ऊपर रहता है। इसके अलावा जो आपका मटेरियल स्टोरेज एरिया होता है वहां पर कुछ हजार्डस वेस्ट हो सकते हैं, सॉलिड वेस्ट हो सकता है, केमिकल वेस्ट हो सकता है, लिक्विड वेस्ट हो सकता है, जिसमें आपको कोशिश करना है कि आप सॉलिड वेस्ट को अलग रखें, लिक्विड वेस्ट को अलग रखें, एंड जो भी आपका वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो और उसे स्टोरेज आप अलग अलग एरिया में करें। लाइक आपका अगर वुडन स्टोरेज है तो वो आपका सेपरेट होना चाहिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है तो वो आपका सेपरेट होना चाहिए। इसके अलावा कुछ कोरुगेटेड बॉक्स वगैरह है तो वो आपके अलग होना चाहिए। एमएसएसएस एल्यूमिनियम रिलेटेड कुछ वेस्ट है तो वो आपका अलग होना चाहिए। इसके अलावा जो भी वेस्ट है उसका भी कंपेटेबिलिटी हमें एक बार चेक करना होता है कि कोई वेस्ट ऐसा ना हो जो आपस में एक बार किसी में आग लगने पर दूसरे में हानि हो सके। सो इस तरीके की चीजें हम ड्यूरिंग साइट राउंड कवर करते हैं। सो होप आई थिंक ऑलरेडी हम बहुत सारी चीजें साइट राउंड में कवर कर चुके हैं। तो इसी तरीके से इतनी चीजें साइट राउंड में कवर की जाती है जब भी हमारे यहाँ पर कोई भी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट होता है और इन्हीं पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पर एक एनसी निकल सकता है। तो आप इंश्योर कीजिए कि जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसको आप एक बार गो थ्रू कीजिए अच्छे से। आपको लगता है तो ये सीट मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, बट इसके लिए आपको मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद वाला जो वीडियो है वो हमारा होने वाला है मार्केटिंग एंड टॉप मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए। सो थैंक यू ऑल। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है निर्विघ्न क्वालिटी सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच ऑल।